हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो आज हम बात करेंगे गोंडवाना रियासत के शासकों की, जिसमें हम गोंडवाना रियासत के शासकों के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, जिसे मैं एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको पहले बता चुकी हूँ गोंडवाना रियासत के शासकों के नाम। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे यादव राय की, जो गोंडवाना रियासत के संस्थापक हैं। तो यादव राय के बारे में गणेश वर्णम में लिखा है कि जो यादव राय थे वो नागवंशीय कछवाहा राजपूत थे, और उन यादव राय का जो जन्म था वह गोदावरी नदी के तट पर सेहल गांव में हुआ था। यदि हम बात करें यादव राय के जीवन की, तो यादव राय ने अपने प्रारंभिक जीवन में लॉजी, जो बालाघाट में है, उसके हैया शासक के यहाँ नौकरी की। देन उन्होंने दमोह शासक की पुत्री से रत्नावली से विवाह किया। तत्पश्चात उन्होंने गोंडवाना रियासत की स्थापना की थी। तो गैस देख लेते हैं हम यादव राय के बारे में। तो जो यादव राय था वह उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? गणेश वर्णन में। गणेश नृप वर्णम के अनुसार, गणेश नृप वर्णम के अनुसार यादव राय एक नागवंशीय कछवाहा राजपूत माना जाता है। राजपूत माना जाता है। देन हम बात करें सेकंड पॉइंट की, तो मैंने आप लोगों को बताया था सेकंड पॉइंट में हम इसके जन्म के बारे में लिखेंगे। तो सेकंड पॉइंट में जो यादव राय थी उनका जन्म गोदावरी नदी के तट पर, इनका जन्म गोदावरी नदी के तट सेहल गांव में हुआ था। सेहल गांव में हुआ था। प्रारंभिक जीवन में इन्होंने लॉजी, जो किसके अंतर्गत आता है? बालाघाट के अंतर्गत आता है। लॉजी बालाघाट के शासक, सॉरी गाइस, है शासक लिखना है हमें, शासक के यहाँ नौकरी की। तत्पश्चात दमोह शासक की पुत्री रत्नावली से विवाह किया। दमोह शासक की पुत्री रत्नावली से विवाह किया। तत्पश्चात इन्होंने गोंडवाना रियासत की स्थापना की। तत्पश्चात इन्होंने गोंडवाना
रियासत की स्थापना की। तो गाइस यादव राय के बारे में हमने 3 पॉइंट लिख लिए हैं। तो यह क्या है? फर्स्ट पॉइंट, गणेश वर्णम के अनुसार यादव राय को नागवंशीय कछवाहा राजपूत माना जाता है। देन हम सेकंड बात करें कि इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो इनका जन्म गोदावरी नदी के तट पर सेहल गांव में हुआ था। देन हम इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो इन्होंने प्रारंभिक जीवन में लौजी बालाघाट हेया शासक के यहाँ नौकरी की थी। तत्पश्चात इन्होंने दमोह शासक की पुत्री रत्नावली से विवाह किया। तत्पश्चात इन्होंने गोंडवाना रियासत की स्थापना की। तो हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट शासक खरजी की। यदि हम बात करें खरजी की, तो खरजी जो था वह यादव राय का उत्तराधिकारी था। उसने अपनी योग्यता व चालाकी से प्रदेश के अन्य शासकों से पेशकश वसूल किया था। तो इसकी विशेषता में सबसे मुख्य पॉइंट यही है कि इसने अपनी योग्यता व चालाकी से प्रदेश के अन्य शासकों से पेशकश वसूल किया था। देन हम थर्ड पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे। तो जो खरजी था वह बहुत योग्य शासक था और उसने अपनी योग्यता से मात्रा में सेना का संगठन कर लिया था। तो लिखते हैं हम अपने खरजी के बारे में। खरजी, तो खरजी जो था उसने किसका उत्तराधिकारी था? यादव राय का उत्तराधिकारी था। फर्स्ट पॉइंट हम इसके बारे में लिखेंगे, यादव राय का उत्तराधिकारी। तो यह यादव राय का उत्तराधिकारी था। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे हम, अपनी योग्यता व चालाकी से, अपनी योग्यता व चालाकी से प्रदेश के अन्य शासकों से पेशकश वसूल किया। देन थर्ड पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि इसने एक बड़ी सेना संगठित कर गोंडवाना रियासत के उत्कृष्ट में योगदान प्रदान किया था। तो बात करें हम थर्ड पॉइंट की, तो जो खरजी था उसने एक बड़ी सेना संगठित कर रियासत को उत्कृष्टता प्रदान की थी। उत्कृष्टता प्रदान की। तो जो खरजी के बारे में हमें फर्स्ट पॉइंट लिखना है कि यह यादव राय का उत्तराधिकारी था। देन सेकंड, इसने अपनी योग्यता व चालाकी से प्रदेश के अन्य शासकों से पेशकश वसूल किया। देन इसने एक बड़ी संख्या में सेना का संगठन कर गोंडवाना रियासत की उत्कृष्टता में 4 चांद लगाए थे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे गोरक्षदास की। तो जो ये गोरक्षदास थे यह खरजी के उत्तराधिकारी थे और इनका जो उल्लेख है वह अकबरनामा में लिखा हुआ है। तो जो गोरक्षदास के बारे में सबसे फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि इनका उल्लेख कहाँ है, तो इनका उल्लेख अकबरनामा में है। देन ये खरजी के उत्तराधिकारी थे।
देन इन्हीं के समय सैन्य अधिकारी ने अमरेल शासक चीता को पराजित किया था। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम उल्लेख। तो इनका जो उल्लेख है वह है अकबरनामा में, अकबरनामा में, ठीक है। अब हम देन सेकंड पॉइंट की बात करें तो यह है खरजी के उत्तराधिकारी थे, खरजी के उत्तराधिकारी। थर्ड पॉइंट हम इनके बारे में लिखेंगे, थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे खरजी के समय ही, खरजी के समय महमूद के सैन्य अधिकारी, महमूद के सैन्य अधिकारी ने अमरेल शासक चीता को पराजित किया था। महमूद के सैन्य अधिकारी ने अमरेल शासक चीता को पराजित किया। तो फर्स्ट पॉइंट हमें गोरक्षदास के बारे में लिखना है कि इनका उल्लेख कहाँ मिलता है। तो इनका जो उल्लेख है वह हमें अकबरनामा में मिलता है। देन सेकंड पॉइंट लिखना है खरजी के यह उत्तराधिकारी थे गोरक्षदास। थर्ड पॉइंट लिखना है हमें खरजी के समय महमूद के सैन्य अधिकारी ने अमरेल शासक चीता को पराजित किया था। अब हम बात करेंगे अगले शासक की। जो अगले शासक हैं हमारे वह हैं सुखनदास, सुखनदास। तो हम चर्चा करेंगे सुखनदास की। तो सुखनदास के बारे में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि जो सुखनदास हैं वह किसके उत्तराधिकारी थे? गोरक्षदास के उत्तराधिकारी थे। इन्होंने भी एक बड़ी सेना संगठित की थी जिसमें 500 घुड़सवार और 60,000 पैदल सेना तैयार की थी इन्होंने। और जो सुखनदास थे इन्हें संगीतदास के नाम से भी जाना जाता था और इन्होंने भी एक विभिन्न जाति समुदायों को इकट्ठा कर एक महत्वपूर्ण संगठन बनाया था। तो सुखनदास के बारे में हम अपना फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं। तो जो सुखनदास थे यह किसके उत्तराधिकारी थे? गोरक्षदास के उत्तराधिकारी थे। सुखनदास गोरक्षदास के उत्तराधिकारी। इनके बारे में इनकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह क्या है? 500 घुड़सवार तथा 60,000 पैदल सेना का गठन। घुड़सवार तथा 60,000 पैदल सेना। देन हम थर्ड बात करें कि इन्होंने एक विशिष्ट विभिन्न जाति समुदायों को इकट्ठा कर एक महत्वपूर्ण संगठन बना लिया था।
विभिन्न जाति समुदायों को एकत्रित कर विशाल सेना का गठन, विशाल सेना का गठन। तो फर्स्ट पॉइंट हम इनके बारे में लिखेंगे, यह गोरक्षदास के उत्तराधिकारी थे। देन 500 घुड़सवार और 60,000 पैदल सेना का गठन किया इन्होंने। और थर्ड पॉइंट लिखेंगे, विभिन्न जाति समुदायों को एकत्रित कर इन्होंने एक विशाल सेना का गठन किया था। और गाइस, सुखनदास को संगीत दास के नाम से भी जाना जाता है। तो थर्ड पॉइंट लिखेंगे, विभिन्न जाति समुदायों को एकत्रित कर विशाल सेना का गठन किया। यहाँ में सुखनदास के पास ब्रैकेट में आप लोग यहाँ संगीत दास लिख लेना, संगीत दास। तो सुखनदास का जो एक अन्य नाम था वह क्या था, संगीत दास भी था। और प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखकर बताना कि आम्हण का रियल नेम क्या था, या अभी हम उन्हें किस नाम से जानते हैं आम्हण को। अगले शासक हैं जो हमारे, वह हैं अर्जुन दास। अगले शासक हैं जो हमारे, वो हैं अर्जुन दास। यदि हम बात करें अर्जुन दास की, तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, यदि आप लोगों ने पढ़ा हुआ अच्छे से, तो कि जो अर्जुन दास थे वही आम्हण के पिता थे, और आम्हण ने अपने पिता की ही हत्या कर स्वयं शासक बना था। तो जो अर्जुन दास थे वह किसके पिता थे, संग्राम सिंह के पिता थे। तो इसका उल्लेख भी हमें कहाँ मिलता है, अकबर नामा में। तो एक गोरक्षदास का उल्लेख अकबरनामा में मिलता है, देन अर्जुन दास का उल्लेख अकबरनामा में मिलता है। देन हम इनके बारे में सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इनके पुत्र कौन थे, इनके पुत्र आम्हण। इनके पुत्र आम्हण ने पिता की हत्या कर स्वयं शासक बना, स्वयं शासक बना। तो पिता मतलब अर्जुन दास की हत्या कर इन्हीं का बेटा आम्हण इन्हीं की हत्या कर स्वयं शासक बना था। तो यदि हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट लिखेंगे हम कि जो गुरु नानक देव जी थे वो देशाटन करने के लिए निकले थे, मतलब देश में घूमने के लिए निकले थे। तो इन्हीं अर्जुन दास के समय वह गढ़ा राज्य में आए थे। तो लिखेंगे हम, गुरु नानक देव जी देशाटन करते हुए इन्हीं के समय गढ़ा राज्य आए। तो फर्स्ट पॉइंट हमें लिखना है उल्लेख, इनका उल्लेख अकबरनामा में है। देन मैंने आपको एक शासक के बारे में और बताया था जिनका उल्लेख अकबरनामा में है, वो है गोरक्षदास। तो गोरक्षदास और अर्जुन दास का उल्लेख अकबरनामा में है। इनके पुत्र आम्हण ने अर्जुन दास की हत्या कर स्वयं शासक बना था।
गुरु नानक देव जी जब देशाटन कर रहे थे तो वह इन्हीं के समय में, अर्जुन दास के समय ही गड़ा राज्य आए थे। तो बढ़ते हम अपने अगले शासक की तरफ। अगला शासक है जो हमारा, वह है आम्हण, जो इस रियासत का इम्पोर्टेंट शासक माना जाता है। तो हम चर्चा करते हैं संग्राम सिंह उर्फ आम्हण के बारे में। तो गाइस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है संग्राम सिंह के बारे में। तो यहाँ हम संग्राम सिंह के बारे में, क्योंकि यह गड़ा राज्य के इम्पोर्टेंट शासक हैं, तो यहाँ हम संग्राम सिंह के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम संग्राम सिंह का विद्रोह लिखेंगे। तो संग्राम सिंह का विद्रोह, पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि संग्राम सिंह ने स्वयं अपने पिता को मारकर वह स्वयं गद्दी पर बैठा था। तो इसने विद्रोह सबसे पहले अपने पिता से ही किया था। अर्जुन दास जो थे, अर्जुन दास कौन थे? अर्जुन दास संग्राम सिंह के पिता थे। तो अर्जुन दास ने संग्राम सिंह से रुष्ट होकर इनके छोटे भाई को क्या किया था? रियासत सौंप दी थी, जिससे यह रुष्ट हो गए और इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक अपने पिता की हत्या कर दी और यह स्वयं शासक बन गए, जिससे जो जनता थी वह अर्जुन सिंह को बहुत पसंद करती थी। और उन्होंने देखा कि इन्हीं के पुत्र ने इन्हें षड्यंत्र पूर्वक मार दिया है, तो वहाँ की जनता जो थी वह रुष्ट हो गई और रुष्ट जनता ने इन्हें बंदी बना लिया। जब यह बंदी बन गए तो रीवा नरेश ने इस बात का फ़ायदा उठाया और रीवा नरेश वीर सिंह ने गड़ा राज्य पर हमला कर गड़ा राज्य को अपने अधीन कर लिया। परंतु ऐसा कहा जाता है कि कुछ समय बाद ही जो संग्राम सिंह थे उसने वीर सिंह देव से माफ़ी मांग पुनः गड़ा राज्य अपने अधीन कर लिया था। अर्जुन दास ने संग्राम सिंह से रुष्ट होकर तो क्या लिखेंगे हम इनके बारे में? अर्जुन दास ने संग्राम सिंह से रुष्ट हो अपने छोटे पुत्र जोगी सिंह को राज्य दे दिया। तत्पश्चात क्या हुआ कि इस बात से क्रोधित हो आम्हण ने षड्यंत्र पूर्वक अपने पिता की हत्या की। षड्यंत्र पूर्वक पिता की हत्या कर दी, जिससे वहाँ की जो जनता थी वह भड़क उठी और जनता के द्वारा संग्राम सिंह को बंदी बना लिया गया। जनता द्वारा संग्राम सिंह बंदी बना लिया गया। बंदी बना लिया गया।
इसी का फ़ायदा किसने उठाया? वीर सिंह दीव ने। रीवा नरेश वीर सिंह दीव ने गढ़ा राज्य पर हमला कर दिया और गढ़ा राज्य को अपने अधीन कर लिया। तो इसी समय रीवा नरेश ने गढ़ा राज्य पर हमला कर गढ़ा राज्य अपने अधीन कर लिया, परंतु बाद में ऐसा कहा जाता है कि संग्राम सिंह द्वारा माफ़ी मांगने पर राज्य पुनः लौटा दिया। तो जब वीर सिंह देव ने पुनः राज्य लौटा दिया तो पुनः शासक कौन बन गया? संग्राम सिंह। अब हम बात करें संग्राम सिंह की उपलब्धि के बारे में। यदि हम बात करें किसके? संग्राम सिंह की उपलब्धि के बारे में, तो जो संग्राम सिंह था वह भी बहुत योग्य शासक था और उसने क्या किया कि 52 राज्यों को अपने अधीन कर लिया और स्वयं शासक बना, और उसकी चालाकी और बुद्धिमत्ता से गढ़ा राज्य बहुत ऊंचाई पर आ चुका था। यदि हम बात करें संग्राम सिंह की उपलब्धि के बारे में, बावन राज्यों को अपने अधीन किया, अपने अधीन कर लिया था। देन तो उपलब्धि के बारे में हम सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि 52 राज्यों को अपने अधीन कर लिया। देन इन्होंने अपनी योग्यता से गढ़ा राज्य को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया था। अब हम बात करेंगे इनके स्थापत्य कला में इनके योगदान की। नहीं, पहले हम इनकी संधि की बात कर लेते हैं, फिर स्थापत्य कला में योगदान की बात करते हैं। संधि, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम बात करें जो संग्राम सिंह हैं इनकी संधि के बारे में, तो इन्होंने किस किस से संधि की? तो दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी और सिकंदर लोदी से इन्होंने संधि की। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने गुजरात के जो शासक थे बहादुर शाह, उनको सहायता प्रदान कर अपनी उत्कृष्टता में 4 चांद लगाए थे। तो जो इन्होंने संधि की वह किससे की? सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी और सिकंदर लोदी से। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी व सिकंदर लोदी से इब्राहिम लोदी व सिकंदर लोदी से संधि की।
वहीं गुजरात शासक को सहायता प्रदान की। वहीं दूसरी तरफ गुजरात शासक बहादुर शाह को सहायता प्रदान कर अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया। तो हम इनके संधि के बारे में मुख्य 3 शासकों का नाम याद रखेंगे। इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे। देन हम गुजरात शासक बहादुर शाह को इन्होंने सहायता प्रदान की थी, जिससे इनकी दूरदर्शिता का परिचय हमें मिलता है। तो अब हम बात करेंगे संग्राम सिंह की स्थापत्य कला में योगदान की। तो संग्राम सिंह के स्थापत्य कला में हम बात करें तो इन्होंने सबसे पहले अपने राज्य की सुरक्षा हेतु नरसिंहगढ़ के अंतर्गत आता है चौरागढ़ आदि किलों का निर्माण कराया, जिससे इनकी नगर की सुरक्षा बनी रहे। देन इन्होंने सिगौड़गढ़ किले के पास दमोह के पास एक संग्रामपुर गांव बसाया। ठीक है, तो हम इनके स्थापत्य कला के बारे में लिखते हैं। स्थापत्य कला में योगदान। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपने नगर की सुरक्षा की, अपने राज्य की सुरक्षा की। सर्वप्रथम राज्य सुरक्षा हेतु चौरागढ़ किसके अंतर्गत आता है, नरसिंहगढ़ के अंतर्गत। चौरागढ़, नरसिंहगढ़ आदि दुर्गों का निर्माण कराया। आदि दुर्गों का निर्माण कराया। देन इन्होंने क्या किया, सिगौड़गढ़ दमोह के पास संग्रामपुर गांव बसाया। सिगौड़गढ़ किले के निकट दमोह के निकट संग्रामपुर ग्राम बसाया। थर्ड इन्होंने क्या किया, गढ़ा के निकट मदन महल नामक भवन का निर्माण करवाया। फोर्थ चर्चा कर लें हम, तो इन्होंने गढ़ा के निकट संग्राम सागर सरोवर निर्मित कर बाजना मठ का निर्माण कराया। तो थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे, इन्होंने गढ़ा के निकट संग्राम सागर सरोवर का निर्माण कर
बाजना मठ का निर्माण किया। बाजना मठ का निर्माण किया। तो यदि बात करें हम, तो स्थापत्य कला में इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, राज्य की सुरक्षा हेतु इन्होंने चौरागढ़, जो नरसिंहगढ़ के अंतर्गत आता है, आदि दुर्गों का निर्माण कराया। फिर इन्होंने श्रीगौड़गढ़ किले के निकट, दमोह के निकट संग्रामपुर ग्राम बसाया। देन इन्होंने क्या किया कि गढ़ा के निकट संग्राम सागर सरोवर का निर्माण कराया और तत्पश्चात इन्होंने बाजना मठ का निर्माण कराया। एक और पॉइंट लिख लेते हैं इनके बारे में कि इन्होंने, आप लिख लीजिए, गढ़ा के निकट, इन्होंने गढ़ा राज्य के निकट मदन महल नामक भवन का निर्माण भी संग्राम सिंह के द्वारा ही करवाया गया था। अब लास्ट पॉइंट और हम इनके बारे में लिखेंगे। इनका स्थापत्य में योगदान लिख चुके हैं हम, इनका साहित्य में योगदान लास्ट पॉइंट लिखेंगे। बात करें हम संग्राम सिंह के साहित्य में योगदान की, तो यह स्वयं संस्कृत के एक विद्वान माने जाते हैं और इन्हीं के द्वारा, स्वयं के द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ रस रत्न चंद्रिका है। और इनके जो दरबार में एक दामोदर ठाकुर नामक इनके जो कवि थे, तो उन्होंने इनके बारे में एक संग्राम सिंह विवेक दीपिका और दिव्य निर्णय नामक 2 निबंध इन्हीं के ऊपर लिखे गए थे। तो संग्राम सिंह के बारे में देख लेते हैं। साहित्य में योगदान। यह एक संस्कृत के विद्वान माने जाते थे। इन्हीं के द्वारा रचित रस रत्नमाला, इन्हीं के द्वारा रचित एक रस रत्नमाला का वर्णन है। इन्हीं के दरबारी दामोदर ठाकुर ने संग्राम सिंह विवेक दीपिका तथा एक दिव्य निर्णय तो इन्हीं के जो दरबारी थे दामोदर ठाकुर, उन्होंने संग्राम सिंह विवेक दीपिका व दिव्य निर्णय नामक 2 निबंध लिखे थे। तो अब एक पॉइंट और लिख लेते हैं छोटा सा, आर्थिक उपलब्धि का। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनकी आर्थिक उपलब्धि के बारे में हमें एक ही पॉइंट लिखना है कि इनकी आर्थिक उपलब्धि का वर्णन, इनके समय में सोने, चांदी और तांबे सभी के सिक्के प्रचलन में